हेलो दोस्तों, कल हमने विकास के बारे में पढ़ा था। आज हम वृद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं। वृद्धि या ग्रोथ क्या होती है? जो बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत हम लंबाई, भार, मोटाई या अन्य अंगों का विकास आता है ना, वही वृद्धि होती है। वृद्धि क्या होती है? आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है। वो जो निश्चित आयु होती है वहीं तक वृद्धि होती है। निश्चित आयु के बाद में वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलता रहता है, हमेशा होता रहता है। भौतिक पहलू में भी संभव है। वृद्धि क्या होती है? आनुवंशिकता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालते हैं। वृद्धि पर आनुवंशिकता के सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं और नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे किसी की वृद्धि ग्रोथ कम होती है, किसी की अधिक होती है। आज हम पढ़ रहे हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। देखिए, वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि परिमाणात्मक भी होती है। वृद्धि क्या होती है? परिमाणात्मक। मतलब वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणाम परिवर्तनों, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई या ऊंचाई इत्यादि में परिवर्तन होता है या इत्यादि में वृद्धि होती है। और विकास क्या होता है? परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक या व्यवहारिक परिवर्तन भी दर्शाता है। जैसे कार्य कुशलता है, कार्य क्षमता, व्यवहार सुधार आदि के लिए भी होता है। वृद्धि वृद्धि की प्रक्रिया का एक चरण होता है। वृद्धि किसकी, मतलब विकास की प्रक्रिया का एक छोटा चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, जबकि विकास हम विस्तृत होता है। इसका कोई एक भाग नहीं होता, विकास चलता रहता है। वृद्धि की परिपक्वता आजीवन नहीं चलती, मतलब कि वृद्धि की आजीवन नहीं चलती। वृद्धि आजीवन नहीं होती। परिपक्वता, बालक के परिपक्व होने के साथ यह रुक जाती है, जबकि विकास सतत प्रक्रिया है जो परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। और विकास, जो शारीरिक वृद्धि हो रही है, यह परिवर्तन नहीं हो रहा सकता कि विकास में भी हो रहा है। यह भौतिक विकास को दर्शाता है कि जो शारीरिक परिवृद्धि हो रही है वो यह है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि विकास भी हो रहा है। जरूरी नहीं है कि विकास भी हो रहा है वृद्धि के साथ। जबकि विकास, बालक में विकास के लिए यह आवश्यक नहीं है कि यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है, कि विकास में यह भी आवश्यक नहीं हो सकता कि यह गुणात्मक विकास को भी दर्शाता है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब पढ़ रहे हैं हम वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे पहला कारक है पोषण, कि जैसे कोई पोषण की मात्रा कम होती है तो वृद्धि की ग्रोथ भी कम होती है। जैसे वृद्धि विकास का महत्वपूर्ण घटक है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। ये हमारे खान पान में ये पोषक तत्वों की वृद्धि होती है तो विकास अच्छा होगा। यदि इनकी कमी हो जाती है तो विकास को प्रभावित करेगी। फिर है वृद्धि। दूसरा, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा कारक कौन सा है? वृद्धि। वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है अन्य कारणों से, क्योंकि बौद्धिक विकास जितना उच्च होगा ना, और व्यक्ति में समझदारी, नैतिकता, भावात्मक तरक्सिकता, उतना ही अच्छा विकास होगा। फिर है वंशानुगत, कि वंशानुगत शारीरिक मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे माता पिता के गुण या अवगुण का प्रभाव बच्चों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। लिंग, सामान्यतः लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है, किसी अवस्था में लड़कों में। जैसे शेष अवस्था में लड़कियों में विकास की अवस्था तीव्र होती है, लड़कों में कम होती है। जबकि बाल्यावस्था में तो लड़कों में तीव्र धीमी होती है, लड़कियों में तेज होती है। जबकि किशोर अवस्था में लड़कों में विकास की अवस्था तेज होती है, लड़कियों में धीमी होती है। फिर है वायु एवं प्रकाश। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर स्वच्छ वायु नहीं मिलता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसके अभाव में कार्य की करने की क्षमता भी नहीं होती। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो विकास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फिर है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी निकलने वाला हार्मोन बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। फिर है शारीरिक क्रिया। सातवां है शारीरिक क्रिया, जो विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। यह मानव की आयु को बढ़ाता भी है, व्यक्ति को सक्रिय रखता है। हम व्यायाम वगैरह करेंगे तो हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। फिर है वृद्धि की अवस्थाएं। पहली अवस्था है शेष अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जो बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को तेजी से होता है। इसमें शेष अवस्था में बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास कैसा होता है? तेजी से होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर ही आश्रित रहता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है। बाल्यावस्था में, शेष अवस्था में होता है संवेगों का विकास। इस अवस्था में सीखने की क्षमता में तीव्र गति होती है। नवजात शिशु शैशव काल की ओर अग्रसर होता है। उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ती लगती है। फिर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था मुख्य रूप से 2 प्रकार में, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है? 2 से 6 वर्ष की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष की आयु, जो बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है। इसमें बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति होती है, किसी को देखकर अनुकरण करते हैं, उसकी नकल करते हैं, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। समाज और जिज्ञासा, वो जानने की कोशिश करता है ये क्या है, क्या हो रहा है समाज में। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। कि पूर्व बाल्यावस्था मनोवैज्ञानिक काल से कौन सी अवस्था मानी जाती है? भाषा सीखने की पूर्व अवस्था। फिर पढ़ रहे हैं अपन उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता आदि का व्यापक विकास होता है। पढ़ने की रुचि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। बच्चों में समूह की भावना का विकास हो जाता है, जैसे समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को मित्र बनाना, जैसे लड़की लड़की को, लड़का लड़की को, लड़के को मित्र बनाते हैं। जीवन में अनुशासन, इन नियमों की महत्ता में समझ आने लग जाती है। और ये खोजी दृष्टिकोण है, घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है कि वो कुछ ना कुछ खोजता रहता है और ऐसे ही घूमता रहता है। फिर है तीसरी किशोर अवस्था, जो 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था है। अत्यंत जटिल अवस्था है। साथ ही व्यक्ति में शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यह वह समय होता है इसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की 12 से 14 वर्ष की आयु होती है, तब लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में बढ़ती है, जैसे बाल्यावस्था में। और फिर 14 से 18 वर्ष की आयु होती है, जैसे किशोर अवस्था। इसमें लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। इस काल में प्रजनन अंग भी विकसित हो जाते हैं और इनकी काम की मूल प्रवृत्ति भी जागृत हो जाती है। इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता एवं स्वयं को संबंधित सरोकार मतलब भाव रखते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ हूँ, ऐसी प्रकार की भावनाएं आने लग जाती है इसमें। इस अवस्था में किशोर किशोरियों का पूर्ण विकास हो जाता है और उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है, उनमें स्थायित्व आने लग जाता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति भी तीव्र होती है कि मित्र अधिक बनाने लग जाते हैं किशोर अवस्था में। सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है, समाज में रहने लगते हैं तो समाज के अनुसार वो सामाजिक प्रवृत्तियों में डल जाते हैं। नशा या अपराध को उन्मुख होने की संभावना भी रहती है। इस किशोर अवस्था में बच्चा नशा भी करने लग जाता है, जैसे कि सबसे खराब अवस्था किशोर अवस्था ही होती है। किशोर अवस्था को शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों और अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है जो सबसे खतरनाक अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसको अध्यापक और टीचर, अभिभावक, इनसे सलाह लेने की आवश्यकता पड़ती है। फिर है चौथी युवा प्रौढ़ावस्था, जो सामान्यतः 14 से 18 से 40 वर्ष तक होती है। किशोर अवस्था एक युवा प्रौढ़ावस्था की निश्चित उम्र नहीं होती है। अवस्था मानव जीवन में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। फिर पांचवी है परिपक्व प्रौढ़ावस्था, जो 40 से 65 वर्ष की आयु तक होती है, जो शारीरिक विकास में गिरावट आने लग जाती है, जैसे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मांसपेशियाँ ढीली हो जाती है, चेहरा मुरझाना होता है, जैसे बुढ़ापा की अवस्था। फिर है वृद्ध प्रौढ़ावस्था, ये 65 से अधिक वर्ष की अवस्था होती है, जो शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाती है। इसमें सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान बढ़ जाता है। इसमें यह है आज का टॉपिक अभिवृद्धि। विकास अपने कल क्लास में पढ़ लिया था, आज अपने पढ़ा है वृद्धि। फिर है अधिगम। अधिगम क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। हम जानते हैं कि अधिगम क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसके द्वारा हम व्यवहार में परिवर्तन होता है। हमारे जन्म के तुरंत बाद ही बालक कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में को प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्ति के किस प्रकार सभी विकास को में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। अधिगम के द्वारा ही व्यक्ति कुछ ना कुछ कर पाता है। अगर अधिगम ही नहीं होता, कुछ सीखता है नहीं है, तो उसको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो गया तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। सार्थक अधिगम जैसे ठोस चीज़ों एवं मानसिक घटकों को प्रस्तुत करने में, बदलाव लाने में प्रक्रिया, मतलब अधिगम की इकट्ठा कर उसे रटने की प्रक्रिया होती है। कोई भी ज्ञान है उसको अपन जैसे निरंतर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं अपन, वही अधिगम है। सीखना ही अधिगम होता है। गेट्स कोई वैज्ञानिक है, उसके अनुसार क्या है? अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लेना ही अधिगम है। कि अनुभव के द्वारा हम जो अधिगम हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है वही अधिगम है, ये गेट्स ने कहा है।
ये पोल ने क्या कहा है कि अधिगम व्यक्ति एक परिवर्तन है, उसके वातावरण में परिवर्तनों के अनुसरण होता है। क्रो एंड क्रो मतलब कागलो आए क्या है कि आदत और ज्ञान अभिवृद्धियों का अर्जन ही अधिगम है, कि कागला की ज्ञान सीख का गलत कागलो आदत खराब हुए कागला की, ज्ञान खराब हुए कागला को, ये अधिगम है। कागला से याद रख ले जो इसमें कार्यों को करने में नवीन तरीके सम्मिलित है और शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में समायोजन को लेकर आती है। इतनी बड़ी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। कुरान करवाए तो ये से याद रख लेना पॉइंट, सिर्फ सीखना, आदत, ज्ञान और अभिवृद्धि, ये आ जाए ना 4 अक्षर तो मान लेना करो एंड करो की परिभाषा है। फिर है विकास का अधिगम से संबंध, कि विकास का अधिगम से क्या संबंध है, ये पढ़ेंगे अपन अब, कि विकास ये अधिगम पर निर्भर करता है। इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चे में मानसिक संज्ञानात्मक विकास मददगार, सभी बच्चों की खेल की गतिविधियों में सहभागिता उसके शारीरिक मनो सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और भाषात्मक विकास सामाजिक विकास अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे मानसिक विकास है, भाषाई विकास है, सामाजिक विकास है, व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। बालकों का विकास और अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो एनी टाइम चलती रहती है। इसके साथ बालकों में सिद्धांतों का भी विकास होता है। बच्चे प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के बारे में जानते हैं। इसमें दूसरों के साथ रिश्ते संबंधी ये बनाने में कि ये चीज़ें जैसी है वैसी क्यों है, इस प्रकार उसमें कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अमूर्त सोच होती है इसमें। विवेचना एवं कार्य अधिगम की प्रक्रिया को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू जैसे दृष्टिकोण, भावनाएं, आदर्श, संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से होते हैं। भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणा व तार्किकता से गहरा संबंध है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों को विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। जैसे कोई अनुभव के माध्यम से सीखता है, स्वयं चीज़ें करने व स्वयं बनाने में, जैसे कोई चीज़ को तोड़ता है, कोई को वापस जोड़ता है, इस प्रकार खुद अपने अनुभव के द्वारा सीखता है बच्चा। कोई प्रयोग करने में प्रयोग करके सीखते हैं, कोई पढ़ने से, विमर्श करने से, एक दूसरे से कुछ पूछने से, या सुनने से, सोचने से, या कोई मनन करने से, इस प्रकार हम सीख सकते हैं। इस प्रकार हमने आज साइकोसिटेट का फर्स्ट टॉपिक क्लियर किया है, अधिगम और विकास दोनों के बीच में संबंध। और आने वाली क्लास में अपन इस टॉपिक के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।